गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल और वो सारे लोग जो मेरे कोर्स को फॉलो करते आ रहे हैं। चलिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस का लेसन नंबर 1। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस एक काफ़ी ब्रॉड चैप्टर है, तो आने वाले टाइम में हम पूरी टेक्निकल एनालिसिस के स्मॉल पॉइंट्स को और बिग पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमें कोई भी ऐसी चीज़ न लगे कि हमारे कोई दिक्कत हो रही है। तो हम डिस्कस करेंगे इसमें जो पॉइंट्स को वो पहले हम समझ लेते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, एडवांटेज क्या है टेक्निकल एनालिसिस के, लिमिटेशन यानी कि कहाँ से टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती है, और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या अंतर है। इसके अलावा एक हम इसमें जो स्टडी हो गई वो होगी डाउ थ्योरी की, जिन्हें हम फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी कहते हैं। उसके बाद उनके कुछ प्रिंसिपल के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। यूरोप में 17वीं शताब्दी में जोसेफ डी ले वेगा ने टेक्निकल एनालिसिस को पहले अपनाया, 10 मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए। उसके बाद इसमें जो हैवीली कंट्रीब्यूट किया, ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, उनमें से जो नाम आते हैं वो चार्ल्स डाउ, विलियम पी हैमिल्टन, रॉबर्ट रिहा, एडसन गॉड और काफ़ी लोग हैं, बट इनमें जो मेन नाम यही होते हैं। हम जापानीज़ जो मर्चेंट है उनके योगदान को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न में माना जाता है, वो जापानीज़ इन्वेस्टर्स ने ही, जापानीज़ मर्चेंट ने ही डिटेक्ट करके अपने बना के मार्केट को दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब ये टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी बिखरी हुई थी। बस 1948 में रॉबर्ट डी एडवर्ड ने एक बुक के माध्यम से सारी जो थ्योरी, जो इधर उधर की थ्योरीज थी, उसको कलेक्शन करके बुक के माध्यम से इसको प्रोड्यूस किया, जिससे कि लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नाम की कोई चीज़ होती है उसके बारे में पता चला। तो आपने समझा हिस्ट्री क्या थी, कि कब से स्टार्ट हुआ, कैसे चला। तो अब नेक्स्ट स्लाइड, जो आने वाली जो नेक्स्ट स्लाइड होती है, उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि ये मार्केट में जो स्टडी करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, वो क्या है। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा डीप समझ लिया गया। तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस के प्रायर मूवमेंट, यानी कि हिस्ट्री में जिन्होंने ये किया 2 महीने 4 महीने सालों से पहले कैसा बिहेव किया था, वो स्टॉक का प्राइस पहले वो आने वाले टाइम में कैसा बिहेव करेगा, उसकी हम एक प्रिडिक्शन करते हैं, यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग, पास्ट की मूवमेंट को देख के। सिंपल सी बात है कि प्रायर बिहेवियर, यानी कि पास्ट में कोई स्टॉक कैसा परफॉर्म किया, फ्यूचर में उसकी प्राइस मूवमेंट बिहेवियर को देख के हम आने वाले समय में कैसा वो बिहेव करेगा उसकी एक आकलन करते हैं। इसको बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस। जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो चार्ट पैटर्न होता है, कि हम चार्ट को देखते हैं और कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स होते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि एडवांटेज क्या होती है टेक्निकल एनालिसिस की। पहले बताया मैंने कि फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता है प्राइस की मूवमेंट को, जो प्रायर प्राइस की मूवमेंट है उसको देख के। दूसरी चीज़ होती है कि जो हमारे स्टॉक में हम कोई भी प्राइस पे, किस प्राइस पे एंट्री करें और किस प्राइस पे एग्जिट करें किसी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में, वो बताता है। तीसरा पॉइंट है मार्केट का जो प्रोसेस है, उसमें क्या करता है कि जो स्टॉक की प्राइस है वो सारे इन्फॉर्मेशन बताता है कि अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में उस स्टॉक का कोई ना कोई न्यूज़ अच्छी होगी, तभी वो ऊपर जा रहा है। अगर वो डाउन जा रहा है तो बैड न्यूज़ की वजह से वो डाउन जा रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है कि एक पूरा का पूरा एनालिसिस, जिसमें हम प्राइस पैटर्न और स्टैटिस्टिकल चीज़ों के द्वारा उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं फ्यूचर मूवमेंट ऑफ प्राइस। अब लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन का मतलब होता है कि कहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है। देखिए, ये कहा गया है कि अगर कई बार हिस्ट्री अपने को रिपीट नहीं करती है, उस केस में चार्ट को पैटर्न को देखना यूजलेस हो सकता है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि भाई मार्केट में जो भी फंडामेंटल किसी भी कंपनी का है वो और प्राइस उसकी जो भी मूवमेंट है उसको आप लोग स्टडी नहीं करते हो, आप जो चार्ट पैटर्न को देखते हो, तो ये पूरा एक्यूरेसी में भी प्रॉब्लम आती है। तीसरी चीज़ आती है कि फंडामेंटल का जो बैकग्राउंड होता है वो अलग अलग इकोनॉमिकल बिहेवियर और कई चीज़ों पर निर्भर होता है, जो कि हम आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। बट टेक्निकल क्या करता है कि केवल प्राइस बिहेवियर समझना, चार्ट का मूवमेंट समझना,
इसीलिए एक्यूरेसी में उतनी एक्यूरेट नहीं हो सकती है, ये मानना है लोगों का कि ये टेक्निकल एनालिसिस 100% सही नहीं होती है। तो हम उसको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में एक डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में एक छोटा सा डिफरेंस स्टार्ट करने की कि क्या होता है, कैसे होता है, वो आगे हम लोग स्लाइड में स्टार्ट करते हैं। पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि बेसिक, यानी कि किसी कंपनी का एक बेस। देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक, मतलब उसी कंपनी का स्टॉक की क्या वैल्यू है उसके बेसिस पे फंडामेंटल्स पे तय किया जाता है। जबकि टेक्निकल क्या होता है कि केवल हम प्राइस, जो पहले का प्राइस है उसके बेसिस पे अभी का जो फ्यूचर में होने वाला प्राइस मूवमेंट है हम केवल चार्ट पैटर्न के बेसिस पे डिफाइन कर देते हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस होती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ की जाती है, जबकि इस टेक्निकल एनालिसिस को शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस का स्टडी इन्वेस्टिंग के लिए होता है, इन्वेस्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए की जाती है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है फंडामेंटल का कि हम स्टॉक की वैल्यू जो है वो कितनी है और सही है कि नहीं उसको कंफर्म करना। टेक्निकल एनालिसिस का होता है कि क्या किस समय पे हम मार्केट में एंटर करें और कब एग्जिट कर जाए। अब ये जो डिसीजन होता है वो होता है कि हमने जो डिसीजन लिया कि हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से लेते हैं हम, तो हमारे ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एंड स्टैटिस्टिकली इवॉल्व्ड, सारे जो जितने भी इंफॉर्मेशन मार्केट में होते हैं उसको लेके तब हम जाके मार्केट की फंडामेंटल स्टडी करते हैं। अब हम जो टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं कि केवल प्राइस के बेस पे हम पूरी की पूरी डिसीजन लेते हैं। पास्ट इसमें जो डेटा का एवोल्यूशन होता है वो दोनों डेटा, पुराने और आने वाले डेटा दोनों का एवोल्यूशन किया जाता है। पास्ट डेटा फोकस किया जाता है पास्ट डेटा पे टेक्निकल एनालिसिस में। फॉर्म ऑफ डेटा जो होते हैं इकोनॉमिकल, न्यूज़ और इंडस्ट्री स्टेटस को मिला के फंडामेंटल एनालिसिस तैयार की जाती है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस में केवल चार्ट देख के किया जाता है। अब हमने ये समझा कि फ्यूचर की जो प्राइस होगी वो प्रेडिक्ट की जाती है कि कंपनी का प्रेजेंट परफॉर्मेंस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है फंडामेंटल एनालिसिस में। और टेक्निकल एनालिसिस में इसको केवल सिंपल ये देखा जाता है कि कंपनी का चार्ट कैसे चल रहा है। चलिए हम बात करते हैं डाउ थ्योरी की। डाउ थ्योरी को पढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप समझना जरूरी है कि डाउ कौन थे। डाउ को फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। उन्होंने अपने थ्योरी में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स से कवर किया है, जिसमें उन्होंने मार्केट को उतार चढ़ाव और डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस कैसे कैसे आते हैं उसके बारे में पूरे के पूरे कंप्लीट किया है। पहला पॉइंट था मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। सेकंड है 3 प्राइमरी काइंड ऑफ मार्केट ट्रेंड। 3 है मार्केट ट्रेंड्स हैव 3 फेजेस। 4th indices must confirm each other. 5 है volume must confirm the trend. 6 है trend pursues until a clear reversal occur. तो चार्ल्स डाउ की एक थ्योरी को हम एक एक करके समझेंगे। तो पहला उन्होंने बोला मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में कोई भी स्टॉक जिसकी प्राइस कुछ भी हो वो ये शो करती है कि वो उस कंपनी की कंडीशन क्या है, मतलब उस कंपनी में की कंडीशन अच्छी है, बुरी है या कैसी आने वाले टाइम में क्या कंडीशन है। अगर मार्केट में प्राइसिंग उस कंपनी की बढ़ रही है तो इसका मतलब है इंटरनल उसके डेटाबेस अच्छे हैं, कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो जो भी प्राइस कंपनी का होता है वो शो करती है कि मार्केट कैसी कंपनी का क्या है। तो ठीक है, दूसरी पॉइंट पे हम बात करेंगे कि मार्केट हैज़ 3 ट्रेंड। पहला होता है प्राइमरी ट्रेंड। तो प्राइमरी ट्रेंड ये होता है कि एक ऐसा ट्रेंड जो काफ़ी 1 साल से लेके काफ़ी सालों तक लगातार कंटिन्यूस चलता रहे, यानी कि वो ट्रेंड उसको बोला जाता है मेजर ट्रेंड। ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है कि कुछ हफ्तों 3 वीक से कुछ महीनों तक का होता है, जिसमें मार्केट क्या करती है कि एक डाउन ट्रेंड में जाके करेक्शन करती है और करेक्शन करने के बाद फिर वो प्राइमरी ट्रेंड की डायरेक्शन में चली जाती है। यानी कि मार्केट का जो शुरुआती डायरेक्शन होती है या फर्स्ट प्राइमरी डायरेक्शन होता है उसी पे मार्केट को चलना है, बट बीच बीच में करेक्शन आती है। करेक्शन की लंबाई के अनुसार से इसको सेकेंडरी ट्रेंड बोला जाता है। और तीसरा होता है माइनर ट्रेंड, जिसमें होता है कि कुछ घंटे से लेके कुछ दिनों तक, मतलब कोई कुछ घंटे अगर करेक्शन आ गया या कुछ दिनों तक इसमें करेक्शन आता है। तीसरा पॉइंट है मार्केट ट्रेंड हैव 3 फेज। अब मार्केट में 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज जिसमें होता है एकुमुलेशन फेज।
एकुमुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी स्टॉक की प्राइस या इंडेक्सेस की प्राइस जब पूरी तरह से मार्केट धराशायी हो जाए, बिल्कुल गिर जाए, ऐसी जगह पे आ जाए जहाँ पे एकदम लोएस्ट पॉइंट पे हो और मार्केट में लोगों को उसमें इंटर करने में डर लगा होता है, तब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसमें इंटर करते हैं और उसके बाद से ये मार्केट में पैसे का पंप करते हैं, यानी कि उस स्टॉक में पैसे का पंप करते हैं। इसको बोला जाता है एकुमुलेशन फेज। दूसरा होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। जैसे उस स्टॉक में लोग इंस्टीट्यूशनल जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पेमेंट आया, तो मार्केट में लोग देखते हैं कि यार इसका तो टेक्निकल ग्राफ बड़ा अच्छा जाने लगा है, तो उसके बेसिस पे ये लोग बाई करने लगते हैं। तो इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन फीस बोला जाता है कि यानी कि पब्लिक आके खरीदारी करने चले जाती है। तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फीस। अब जब स्टॉक को इंस्टीट्यूशन ने खरीद लिया, लोगों ने खरीद लिया, तो एक बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाता है जहाँ पे अब इंस्टीट्यूशनल सेलर को लगता है कि नहीं यार ये इसकी प्राइस जो है मार्केट से ज़्यादा हो चुकी है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे सेलिंग का काम चालू कर देते हैं। तो इस स्टेज पे आने के बाद मार्केट में सेलिंग चालू हो जाती है, जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। चौथा होता है इंडेक्सेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर। अगर मार्केट में 2-3 इंडेक्सेस हैं, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, तो अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो बैंक निफ्टी को भी बढ़ना चाहिए, तब तो एक पॉजिटिव ट्रेंड या किसी भी डायरेक्शन की ट्रेड कन्फर्मेशन होती है। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत जाते हैं तो उस मार्केट में कोई भी ट्रेंड की कन्फर्मेशन नहीं की बताई जाती है। तो पांचवा होता है वॉल्यूम मस्ट कन्फर्म द ट्रेंड। अब कोई भी ट्रेंड अगर चल रहा है तो उसी हिसाब से अगर जैसे मार्केट में बाइंग हो रही है तो बाइंग की वॉल्यूम ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब होता है कि ये एक वो ट्रेंड को कन्फर्मेशन करती है। अगर सेलिंग हो रही है और सेलिंग की वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो सेलिंग ट्रेंड को कन्फर्म करती है। छठा पॉइंट है ट्रेंड परसिस्ट अंटिल अ क्लियर रिवर्सल अकर। छठा पॉइंट का मतलब होता है कि इसमें ट्रेंड का कोई भी ट्रेंड चला रहा होता है तो उसमें अगर क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब तक वो ट्रेंड लगातार कंटिन्यू होता रहता है। यानी कि अगर जैसे कोई भी बुल है तो बुल बना तब तक नहीं बनाता जब तक पूरा का पूरा मार्केट को धराशायी करने, या सिंपल ये दिखता है कि ये मार्केट का कंप्लीट क्रैश हो चुका है। ठीक है, तो हमने समझा कि डाउ ने एक पूरे की पूरी थ्योरी को मैं बताया कि ये एक मार्केट किस दिशा में चलती है, कैसे चलती है। तो आने वाले अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत हो रही है तो 1-2 बार इस स्लाइड्स को जरूर जाके देख लीजिए। थैंक यू।